Now today we will discuss electrophilic substitution reactions, which are called as ESR, electrophilic substitution reactions of phenol. Now we have discussed actually the reactions because of OH bond, breaking of OH bond in phenol. एंड वी डोंट हैव द रिएक्शंस जिसमें कि हम ये देखते हैं कि CO बॉन्ड का ब्रेकिंग होगा, क्योंकि CO बॉन्ड में डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है फिनॉल के केस में, तो उस वजह से इसका ब्रेकिंग जो है दैट्स डिफिकल्ट टू कैरी. नाउ बिकॉज ऑफ व्हाट वी से एज द OH व्हिच एक्ट्स एज एन एक्टिवेटर व्हिच मॉडिफाइज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इनसाइड बेंजीन, अब उसकी वजह से यहां पे क्या होता है कि लोन पेयर जब कंजुगेट करता है, जो ऑलरेडी आपने पढ़ा है, उसकी वजह से ये पोजीशन और ये पोजीशन और उसके बाद पैरा पोजीशन रिमेन्स एक्टिवेटेड. अब इस एक्टिवेशन की वजह से यानी इन पे इंक्रीज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहने की वजह से यहां पे अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल होता है. और कौन कौन सा इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक कर सकता है? व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन रिएक्शंस व्हिच ऑकर ऑन द व्हाट वी से द फिनॉल, especially in ortho and para position because of its activating nature. वो चीज हम डिस्कस करेंगे आज. The different types of electrophilic reactions shown by the phenol, ठीक है. और उसके बाद जो ईथर्स है, ईथर्स के प्रिपरेशन मेथड अगर आप टेक्स्ट बुक पे देखोगे तो ऑलरेडी आपने ये पढ़ा है. उसमें एक तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल जो ऑलरेडी मैंने पढ़ा है, दूसरा है विलियमसन्स ईथर फॉर्मेशन जो कि आपने अल्काइल हैलाइड्स में पढ़े हैं, और उसके बाद जितनी भी रिएक्शंस हैं दे आर कंप्लीटली described by SN1 and SN2. So you should be able to do all the reactions of the ethers, and after this we will be moving towards what we call as amines, because amine और phenol के केस में या अल्कोहल के केस में काफी ज्यादा सिमिलरिटी है. यानी हम नाइट्रोजन बेस्ड कंपाउंड्स पढ़ेंगे और उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है कार्बोनाइल कंपाउंड्स और प्लस certain small lectures I will be presenting for the what we say the small chapters like we have polymers and biomolecules. उसके लिए मैं कुछ 2-4 बड़े लेक्चर्स जो है वो आपको दूंगा, तो that way it will get what we say as a finish. So let's have today the electrophilic substitution reactions of phenols, and we will be discussing the first one, that's called the nitration. So I will be discussing nitration of phenol. So different types of electrophilic substitutions. The one is called as nitration of phenol. अब यहां पे देख लीजिए आप, नाइट्रेशन को हम कैसे करते हैं. ऑलरेडी आपने ये चीज भी पढ़ी अगर देखा जाए, ठीक है. हमारे पास फिनॉल है, ये हमारे पास फिनॉल. अब ऑलरेडी आपको पता है कि यहां पे जो की एटम है इसके पास लोन पेयर है, तो ये एक्टिवेट करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस को, और उसके बाद अगर हम इसको ट्रीट करेंगे कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4. ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी डिस्क्राइब किया है, इसका मैकेनिज्म जितनी भी चीजें हैं वो वी हैव डिस्क्राइब्ड इट कंप्लीटली इन द चैप्टर ऑफ व्हाट वी से एज अराइल हैलाइड्स. तो यहां पे अगर आप देखोगे, अगर आप कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करोगे इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4, आपको पता है H2SO4 एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट, और अगर ये कैटलिस्ट एक्ट करता है तो इसका काम है डिहाइड्रेशन करना. और अगर आपने कंसंट्रेटेड यूज किया तो उस टाइम पे हर किसी जगह पे, यानी आपका जो ऑर्थो पोजीशन है एज वेल एज पैरा पोजीशन है, उन सब जगह पे नाइट्रेशन होगा. और नाइट्रेशन में देखिए होता क्या है, ऑलरेडी मैंने आपके साथ ये शेयर किया है. हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं HONO2. ये असल में ब्रेक होता है एज NO2 पॉजिटिव. NO2 पॉजिटिव यहां पे ऑर्थो एंड पैरा पे अटैक करता है, और जब भी कोई इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन या उसके डेरिवेटिव पे अटैक करता है तो वहां से रिलीज होता है H पॉजिटिव, और उसके बाद वाटर बना के यहां पे NO2 ग्रुप जो है इंसर्शन होता है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सबस्टिट्यूशन होता है. तो इसका मतलब यह है कि यहां पे जो H है ये OH के साथ कंबाइन होकर वाटर रिलीज करेगा. लेकिन अगर आपने कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो तीनों पोजीशन जो है, जो ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस है, all the positions will be occupied by electrophile, and finally we will be obtaining the product in the sense like this.
we will have a product like this. OH यहां पे आएगा, NO2 यानी 3 मोल्स के साथ रिएक्ट करेगा, यहां पे भी NO2 और यहां पे भी NO2, और इस एसिड को हम बोलते हैं पिक्रिक एसिड, एंड इट्स वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड among the phenols because of the 3 nitro groups which are present, and because of that electron withdrawing nature जो इन 3 ग्रुप्स का है, इसकी वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर काफी ज्यादा होता है, एंड प्लस विल बी ऑब्टेनिंग 3 टाइम्स H2O, 3 मोल्स हमें वाटर के ऑब्टेन हो जाएंगे। तो इसका मतलब यह है कि अगर फिनॉल कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ रिएक्ट करता है तो फिनॉल के जो तीनों पोजीशंस हैं यानी ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन जो है वो सारी की सारी ऑक्यूपाई हो जाएंगी, और वहां से हमें ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनेगा जिसको हम पिक्रिक एसिड बोलते हैं, और पिक्रिक एसिड इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड प्रेजेंट इन द फिनॉल. It is more stronger as compared to the what we say as all the phenols which are present there. तो यहां पे जो है आपको 3 times water मिलेगा, और H2SO4 will act as a catalyst and NO2 will be as an electrophile which will be attacking it. Now we will have the next. Now if I change the reagent, let us suppose I will take the dilute one. उस टाइम पे क्या होगा, अगर मैंने फिनॉल को रिएक्ट कराया डाइल्यूट के साथ तो उस टाइम पे क्या होगा, ये देख लीजिए. अगर फिनॉल को हम रिएक्ट कराएं डाइल्यूट के साथ तो उस टाइम पे हमें कैसी रिएक्शन हो सकती है. ये हमारे पास OH है. नाउ आई विल बी यूजिंग डाइल्यूट HONO2 in presence of H2SO4, क्योंकि नाइट्रेशन we cause in terms of in presence of H2SO4. So यहां पे दो चीजें हैं, या तो ऑर्थो पे अटैक होता है या पैरा पे अटैक होता है. Either we get the ortho substituted phenol और पैरा substituted phenol. तो हमें दो प्रोडक्ट्स ऐसे मिल सकते हैं, यहां पे OH और यहां पे NO2 आ सकता है, या यहां पे आपको OH और यहां पे आपको NO2 आ सकता है. अब अगर आप देखोगे इस और इसमें क्या डिफरेंस, इस और इसमें डिफरेंस है, इसको हम सेपरेट कर सकते हैं. यानी हमारे पास जो प्रोडक्ट्स बनेंगे A और B, अगर हम मानेंगे इसको हम A रखते हैं, इसको हम B रखते हैं, और A और B को हम सेपरेट कर सकते हैं इजीली. इसका रीजन क्या है, अगर आप दोनों में देखोगे तो हमारे पास, अगर आप ऑर्थो वाला देखोगे यानी हमारे पास जो OH वाला ऑर्थो वाला टाइप है, ऑर्थो के केस में यहां पे डबल बॉन्ड है, और आपको पता है कि यहां पे आप कैसे स्ट्रक्चर लिखेंगे, दिस विल बी अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. सो ये डबल बॉन्ड जो है फैला हुआ होगा, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और यहां पे जो बॉन्डिंग है दैट्स ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड दैट्स कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्ड. और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दिस इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग. इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होता है, इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से एक तो ऑर्थो आइसोमर में एनर्जी रिलीज हो जाएगी जो कि पैरा में भी हो सकती है, वहां पे इंटर हो जाएगी, लेकिन यहां पे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एसोसिएटेड फॉर्म में नहीं रहेंगे, यानी ये आपस में जुड़ने की पॉसिबिलिटी नहीं रखेंगे. तो उस वजह से इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा हो जाएगा, यानी आइसोलेट, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर मास एज सच एसोसिएशन इसमें नहीं रहेगा, तो उसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो ना तो एज सच एक यूनिट का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वही रहेगा, और उसकी वजह से क्या होगा कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स जो है वो रहेंगे वहां पे. तो अब उसकी वजह से मॉलिक्यूल जल्दी इवापोरेट करेंगे. जल्दी इवापोरेट करने का मतलब है कि इसका वेपर प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा. ठीक है, अब इसका बॉइलिंग टेम्परेचर 1 होगा, और अगर इंट्रामोलिक्यूलर, अगर इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है जो कि इस तरह की हो सकती है, अगर मान लीजिए आपके पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल है जो कि पैरा डेरिवेटिव है, पैरा डेरिवेटिव के केस में यहां पे NO2 है, ये नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज है, और यहां पे OH है. ठीक है, तो ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी HO और नेक्स्ट यहां से नाइट्रो ग्रुप हो सकता है, मैं इसको ऐसे यहां पे लिखूंगा. तो यहां से ये इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, और अगर ये इंटरेक्ट करता है इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग.
अब यहां पे देख लीजिए मॉलिक्यूलर साइज जो है बड़ा हो रहा है, यानी यूनिट्स जो है एसोसिएटेड फॉर्म में एसोसिएटेड फॉर्म में है। तो जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है बॉन्ड ऑफ फैक्टर, एसोसिएटेड मॉलिक्यूलर मास एंड डिसोसिएटेड मॉलिक्यूलर मास, तो उस कंसेप्ट से आपको पता चलेगा कि इसका वेपर प्रेशर जो है मॉलिक्यूलर मास हाई होने की वजह से कम हो। अब अगर इसका वेपर प्रेशर कम है, ठीक है, तो यहां से इसको बॉइल करने में ज्यादा टेंपरेचर लगेगा, और अगर इसका वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका बॉइलिंग टेंपरेचर जो है वो कम है। और बॉइलिंग टेंपरेचर की डिफरेंस की वजह से हम इसको स्टीम डिस्टिलेशन टेक्निक जो हमारे पास है, which operates due to the difference in the boiling temperature, उसकी वजह से हम ऑर्थो एंड पैरा को इजीली सेपरेट कर सकते हैं by using a technique called as steam distillation. That technique is called as steam distillation. So we have ortho isomer, we have para isomer. In case of ortho we have intramolecular hydrogen bonding, while in case of para we have intermolecular hydrogen bonding, and these two isomers can be separated each other by using steam distillation, and by means of that we will get the ortho isomer and para isomer separated very easily, which is of course difficult in certain cases to separate the isomers which are called as the position isomers, which are formed in certain cases of electrophilic substitution. One more method is there by means of which we can carry the nitration of phenol. कभी कभार हम ऐसा भी करते हैं कि हमारे पास फिनॉल है, इसको आप ट्रीट करोगे NaNO2 in presence of H2SO4. अब NaNO2 in presence of H2SO4 जो है ये HNO2 बना के यहां से NO इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करेगा, NO पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल विल बी जनरेट, और NO इलेक्ट्रोफाइल जो है फिर से वही चीज हो जाएगी, यानी जब ये दो रिएक्ट करेंगे तो आपको HNO2 मिलेगा। HNO2 को अगर आप यूज करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, आप इसको ऐसे लिख सकते हो HONO। अब H2SO4 के प्रेजेंस में यहां पे डिहाइड्रेशन होता है, तो यहां से आप वाटर ऐसे रिमूव कीजिए। उसके बाद पैरा पे आप इसको, जो नाइट्रोसो ग्रुप है पैरा पे, आप इसको यहां पे लाइए या ऑर्थो पे लाइए, और उसके बाद जब हमारे पास पैरा नाइट्रोसोफिनॉल बनता है, इसको हम फर्दर ट्रीट करते हैं HNO3 के साथ। HNO3 का काम दो है, ये तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट करता है, क्योंकि नाइट्रोजन इसमें +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये इसमें ऑक्सीजन देने की टेंडेंसी भी होती है, तो अब उसकी वजह से NO2 प्लस वाटर, ठीक है, NO प्लस वाटर प्लस ऑक्सीजन, नेसेंट ऑक्सीजन भी मिल सकता है। तो यहां पे जो HNO3 है, इसमें +5 ऑक्सीडेशन होने की वजह से नाइट्रोजन में इट कैन एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और ये फर्दर इस NO को ऑक्सीडाइज करके इसको कन्वर्ट करता है NO2 में। तो यहां पे हमारे पास अगर आप फर्दर इसको ट्रीट करोगे तो फर्दर ऑक्सीडेशन हो सकती है, और उसके बाद हमें नाइट्रो प्रोडक्ट मिल सकता है ऑर्थो या पैरा पोजीशन। सो बाय मींस ऑफ दैट नाइट्रेशन कैन बी इजीली कैरीड बाय यूजिंग नाइट्रस एसिड इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 हम यूज कर सकते हैं। दिस इज अनदर मेथड फॉर व्हाट वी कॉल्ड एज नाइट्रेशन। नाउ दिस कंप्लीट्स द नाइट्रेशन। द अनदर रिएक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड एज सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन, यहां पे आपके पास अगर फिनॉल है और अगर आप इसको ट्रीट करोगे कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो उसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, जो आपने ऑलरेडी पढ़ा है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सल्फोनेशन जब भी आप करते होंगे तो उस टाइम पे वन मॉलिक्यूल रिएक्ट्स, अनदर एक्ट्स एज अ कैटलिस्ट। ये जो है ये कैटलिस्ट एक्ट करेगा, और सिंपली आपको क्या करना है, यू हैव टू कॉज द डिहाइड्रेशन ऑफ द मॉलिक्यूल सिंपली एट ऑर्थो एंड पैरा पोजीशंस। मान लीजिए आपने यहां पे जो है इसको डिहाइड्रेट किया, या पैरा पे यहां से H निकलेगा, यहां से SO3H पॉजिटिव, जो कि SO3 फॉर्म में आता है, न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल, उसके बाद इसकी प्रोटोनेशन होती है, और फाइनली आपको प्रोडक्ट जो है वो ऐसे मिलेगा,
you will get the sulfonic acid at SO3H. So this is ortho isomer, and you can also get what we say as a para isomer. तो पैरा पोजीशन पे सल्फोनिक एसिड आ सकता है, और उसके बाद यू विल हैव वाटर दैट इज प्रोड्यूस्ड. तो ऑलरेडी आपने पढ़ा है कि वी कैन कॉज डीसल्फोनेशन बाय यूजिंग वाटर, यानी आप ये रिएक्शन रिवर्सिबल है तो आप इसको डीसल्फोनेट कर सकते हो बिकॉज इट एक्ट्स एज अ गुड लीविंग ग्रुप बिकॉज ऑफ द एबिलिटी टू स्टेबलाइज द नेगेटिव चार्ज, ये भी और ये भी. या आप इसको रिप्लेसमेंट भी कर सकते हो. यानी मैं एक और चीज आपको समझाऊंगा कि कभी पहले सल्फोनेशन की जाती है, सल्फोनेशन को हम जो है हमारे पास इजीली कर सकते हैं, और उसके बाद हम इसकी नाइट्रेशन कर सकते हैं क्योंकि सल्फोनिक ग्रुप को हम इजीली रिप्लेस कर सकते हैं और उसके बाद हम इसकी नाइट्रेशन कर सकते हैं. तो अगर आपने मान लीजिए कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लिया तो यहां पे और यहां पे सल्फोनिक ग्रुप ऐड होता है, उसके बाद अगर आप नाइट्रेशन करेंगे तो दी सल्फोनिक ग्रुप्स विल बी रिप्लेस्ड. डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड अगर आप यूज करेंगे तो सल्फोनिक ग्रुप्स विल बी रिप्लेस्ड बाय मींस ऑफ द नाइट्रो ग्रुप्स एंड हेंस यू कैन कॉज द नाइट्रेशन एज वेल. अगर आप सल्फोनिक ग्रुप ऐड करने के बाद मॉलिक्यूल को आप हैलोजिनेशन या नाइट्रेशन या किसी भी जो अदर रिएजेंट्स हैं उनसे आप इसको रिप्लेस कर सकते हो. एंड दिस रिएक्शन इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट्स कॉज्ड फॉर द phenol. So you get two isomers. One is the ortho, another is para. The next one is halogenation. Halogenation of phenol. Halogenation of phenol. देखिए अगर आपके पास फिनॉल है, इसको आप ट्रीट कर सकते हो ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ. मोर इंपॉर्टेंटली वी ट्रीट दिस विद ब्रोमीन बिकॉज ब्रोमीन इज अ लिक्विड एंड इट हैज अ कलर. आप इसको ब्रोमीन के साथ भी ट्रीट कर सकते हो, क्लोरीन के साथ भी ट्रीट कर सकते हो. अब हमारे पास दो तरह के रिएजेंट्स यानी सॉल्वेंट्स हैं जिसमें हम ये रिएक्शन कर सकते हैं. पहला सॉल्वेंट हमारे पास है, अगर आपने यही रिएक्शन वाटर में की तो उस टाइम पे आपको क्या प्रोडक्ट मिलेगा. और दूसरा सॉल्वेंट अगर आपने कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज किया, जैसे आपने CS2 या क्लोरोफॉर्म को अगर आप यूज करोगे तो उस टाइम पे क्या प्रोडक्ट आ सकता. तो पहले केस में अगर हम ब्रोमीन को, जो कि ऑरेंज रेड कलर होता है, अगर आप इसको वाटर में ट्रीट करोगे तो क्या होगा. एक सिंपल सी बात है, आपको पता है कि फिनॉल जो है वाटर में आयोनाइज करेगा. दो रीजंस है इसके. पहला रीजन यह है कि हमारे पास इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू वाटर. सो यहां से H+ इसकी तरफ जाएगा और उसके बाद फिनॉक्साइड आयन बनेगा. और दूसरा जो हमारे पास वाटर जो है, वाटर यहां पे जो कि पोलर बॉन्ड है, क्योंकि रेजोनेंस की वजह से इसमें पोलैरिटी डेवलप होती है, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेकिंग में हेल्प करेगा और उसके बाद हमारे पास फिनॉक्साइड आयन ऑफ दिस टाइप बनेगा. यानी हमारे पास वाटर में फिनॉल आयोनाइज होके फिनॉक्साइड आयन बनेगा. और आपको पता है कि अगर हमारे पास फिनॉक्साइड आयन है यानी ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है, ये वाला कैनोनिकल स्ट्रक्चर आपको ये डिपिक्ट करता है कि यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इन कंपैरिजन विद द फिनॉल ये ज्यादा होगी. अब उसकी वजह से क्या होगा कि यहां पे जब ब्रोमीन अप्रोच करेगा ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे, उसकी वजह से इसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा. डाइपोल इंड्यूस होने की वजह से यहां पे जो पोलर सॉल्वेंट है ये फर्दर इसको ब्रेक करेगा. और ब्रेकिंग में हमारे पास जो मान लीजिए आपके पास Br है, मैं इसको यहां इस साइड से दिखाता हूं, आपके पास Br है. उस टाइम पे जब इसको अप्रोच करेगा तो यहां से डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव, क्योंकि ऑलरेडी ये इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच पोजीशन है. तो अब यहां पे ये वाला एंड फेस करेगा, Br+ वाला एंड जो है वो इसको फेस करेगा. और उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि फाइनली वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है वो इसको ब्रेक करेगा और फाइनली आपको Br+ यहां पे मिलेगा. और उसकी वजह से आपको HBr मिलेगा. और HBr मिलने की वजह से आपको प्रोडक्ट जो है यहां पे ये देखा गया है कि तीनों पोजीशंस पे हमारे पास यहां पे भी Br आएगा
और यहां पे भी Br आएगा और यहां पे भी Br आएगा, यानी तीनों पोजीशंस बिकॉज ऑफ द मोर एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीजन एज अ नेगेटिव चार्ज विच इज हैविंग बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन, और नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एक्टिवेशन ज्यादा होगी, और एक्टिवेशन ज्यादा होने की वजह से Br जो है वो तीनों पोजीशंस पे आएगा, और तीनों पोजीशंस पे आने की वजह से ट्राई सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल बनेगा, और उसकी वजह से जब HBr का कंसंट्रेशन डेवलप हो जाएगा और आप जब H पॉजिटिव का यानी HBr वहां पे बनेगा, तो उसकी वजह से फिर फर्दर एसिडिफिकेशन की वजह से आप इसको फिनॉल में फिर से पाओगे, बिकॉज फिनॉक्साइड आयन इनसाइड एसिडिक मीडियम कैन नॉट बी स्टेबल, सो इट जस्ट गेट्स कन्वर्टेड इनटू व्हाट वी से एज अ ट्राइब्रोमोफिनॉल। सो यहां पे आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, तीनों पोजीशंस जो है वो ऑक्यूपाई करेगा Br पॉजिटिव, जो कि अंदर जो है वाटर की वजह से पोलराइज करेगा, और पोलराइज करने के बाद तीनों पोजीशंस ऑक्यूपाई हो जाएंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन, तो हमने ये सीखा कि अगर आप फिनॉल को ब्रोमीन के साथ ट्रीट करोगे, एक तो कलर डीकोलराइज होगा, और दूसरी बात है अगर आप इसको किसी भी पोलर सॉल्वेंट में यहां पे इसके साथ रिएक्ट करोगे, तो वहां पे आपको तीनों पोजीशंस पे यानी 3 मोल्स के साथ ये रिएक्ट करेगा, और उसके बाद यहां पे Br पॉजिटिव तीनों पोजीशंस पे आएगा, यानी ऑर्थो एज वेल एज पैरा पोजीशन पे अटैक हो जाएगा, और उसके बाद HBr मिलेगा, और HBr मिलने की वजह से आपको फर्दर एसिडिफिकेशन जो है वो फिनॉक्साइड आयन अगर कुछ बचा होगा तो उसकी वजह से इक्विलिब्रियम विल बी शिफ्टेड मोर टुवर्ड्स फिनॉल, एंड विद द रिजल्ट यू गेट दिस प्रोडक्ट। But if the same reaction is carried in presence of CS2 or what we say as a chloroform, which is the non-polar solvent, at that time what happens in this reaction is we get the different product, and that different product can be obtained because of the following reasons. We have a phenol, and if we want to treat this with bromine, अगर आप इसको ब्रोमीन के साथ ट्रीट करना चाहोगे तो उस टाइम पे पहली बात है, अगर आप यहां पे Br इन प्रेजेंस ऑफ CS2 लेते हो या क्लोरोफॉर्म के प्रेजेंस में लेते हो, तो उस टाइम पे देखिए क्या होता है। पहली बात है कि यहां पे आपको फिनॉल मिलेगा, और अगर फिनॉल आपको मिलता है तो फिनॉल में जो OH की एक्टिवेशन है यानी लोन पेयर जो यहां पे कंट्रीब्यूट करता है, उसकी वजह से क्या होगा कि उसकी वजह से अंदर एक्टिवेशन उतना ज्यादा नहीं हो जाएगा, और अगर उतना ज्यादा अंदर एक्टिवेशन नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन का जो प्रपोर्शन है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात, जब Br अप्रोच करेगा, मान लीजिए इस पोजीशन पे इसने अप्रोच किया, उससे इंड्यूस डायपोल हो जाएगा, यानी एक एंड इसका Br पॉजिटिव बनेगा और दूसरा Br नेगेटिव बनेगा, और उसकी वजह से यहां पे ये चीज हो जाएगी कि पोलराइजेशन में कोई हेल्प नहीं करेगा। वाटर तो पहले अगर इसमें डायपोल इंड्यूस होता था तो उसके बाद वाटर जो है वो हेल्प करता था, और इसका मतलब यह है कि हमारे पास जो Br पॉजिटिव की जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाएगी, और यहां से OH का एक्टिवेशन भी कम होगा, और उसकी वजह से यहां पे दो प्रोडक्ट्स यानी ऑर्थो आइसोमर और पैरा आइसोमर मिलने के चांसेस हैं, डिपेंडिंग अपॉन वेयर द इलेक्ट्रोफिलिक अटैक विल बी। सो वी विल गेट इन दिस केस, अगर आप नॉन पोलर सॉल्वेंट यूज करते हो तो उस टाइम पे आपको मोनोब्रोमिनेशन, यहां पे मोनोब्रोमोफिनॉल या तो ऑर्थो पे आएगा या तो ये पैरा पोजीशन पे आएगा। सो यू गेट ओनली दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट, और उसके बाद you will be obtaining the product, and the reaction can be measured by the decolorization of the color, while as in case of the water you get tribromophenol and it's brominated at all the positions in case of polar solvents. Now another reaction is that's called as Raman-Tiemann reaction, one of the important reactions of phenol, और ये एक ऐसी रिएक्शन है जिसपे कि क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बोर्ड में भी, और अगर आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन होगा तो उसमें भी आपको इसमें सवाल पूछा ही जाता है। फिनॉल में सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन अगर हम देखेंगे तो दिस इज एंड द हैलोजिनेशन जो मैंने अभी पढ़ाई, ये दो रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट रहती है। अब यहां पे देख लीजिए हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास फिनॉल है और अगर हम इसको ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH के साथ, तो आपको बोला जाता है कि व्हाट कैन बी द प्रोडक्ट इन दिस केस, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट इन दिस केस। नाउ पहले हम इस रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे,
फिर हम ये जानेंगे कि ये रिएक्शन कैसे होती है, इसका रूट कैसा है, और उसके बाद इसके डिफरेंट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स क्या क्या है, कैसे कहां पे ये कैसे रिएक्शन हो सकती है इसकी वजह से। अब यहां पे देख लीजिए, अगर हम फिनॉल को ट्रीट करते हैं क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, यानी अगर हम सिंपली क्लोरोफॉर्म और NaOH को आपस में पहले मिक्स करते हैं और उसके बाद फिनॉल को ऐड करते हैं, तो उस टाइम पे कैसे रिएक्शन होती है एंड बेसिक रिएक्शन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज रहती है। पहले मैं आपको यह समझाऊंगा कि आप क्लोरोफॉर्म और NaOH जब आप आपस में रिएक्ट करेंगे, यानी आपके पास Cl 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 और उसके बाद H है जो कि टेट्राहेड्रल शेप में है, आपको तो पता है वो चीजें, और अगर आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या बनेगा ये देख लीजिए। आपको पता है ऑलरेडी इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है, इसका माइनस आई इफेक्ट है। माइनस आई इफेक्ट होने की वजह से कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट बनता है और उसके बाद इसका जो एसिडिक कैरेक्टर है वो इंक्रीज हो जाता है और ये इमीडिएटली OH के साथ रिएक्ट करता है और फाइनली आपको प्रोडक्ट बनता है। और आपको प्रोडक्ट जो है आपको मिलेगा प्रोडक्ट C with a negative charge and then it will be Cl, it will be Cl, it will be Cl plus there will be water। लेकिन अभी जो है आपको पता है कि सोडियम और क्लोरीन की काफी ज्यादा टेंडेंसी रहती है, तो Na पॉजिटिव जो हमारे पास है, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव के साथ कंबाइन होके यहां से जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है कार्बीन, विच इज कॉल्ड एज कार्बीन। सो इट्स नोन एज डाइक्लोरोकार्बीन। मैं आपको यहां ही बोल के रखता हूं कि एक और रिएक्शन है जो कि सिमिलर है अमाइंस के केस में, जिसको हम कार्बी अमाइल रिएक्शन बोलते हैं। आगे जाके आपको फिर से ये चीज आएगी, तो वहां पे भी एक सिमिलर चीज होती है कि एक बार फिर से एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका नाम है कार्बीन। अब अगर आप कार्बीन को देखोगे तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज, दिस एन इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज। इनफैक्ट अगर आप कार्बीन्स को देखोगे दे कैन एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल्स एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल्स, लेकिन अगर आप यहां पे देखोगे तो हम इसकी इलेक्ट्रोफिलिक्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं। तो जब हम क्लोरोफॉर्म को ट्रीट करते हैं NaOH के साथ, पहले हमें कार्बियानाइन बनता है, उसके बाद ये इमीडिएटली चेंज होता है डाइक्लोरोकार्बीन में। कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप बताइए राइमर डाइमर रिएक्शन में कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, तो कौन सा इंटरमीडिएट बनता है, डाइक्लोरोकार्बीन। कभी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि राइमन डाइमर रिएक्शन इन्वॉल्व्स which of the intermediate which actually attacks the phenol and its derivatives, the different types which we will be discussing. So it's a dichlorocarbene. अब what are carbenes now? Carbenes actually हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज होते हैं जो कि sp2 या sp हाइब्रिडाइज्ड हो सकते हैं, और यहां पे हमारे पास HH हो सकता है, तो इसको हम मिथिलीन कार्बीन बोल सकते हैं। और हमारे पास कार्बीन्स के दो टाइप्स होते हैं, वन इज कॉल्ड एज द सिंगलेट, अनदर इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बीन। ट्रिपलेट कार्बीन ये एक सेपरेट लेक्चर है, लेकिन यहां पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली होता क्या। देखिए अगर आप यहां पे देखोगे ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इसमें दो पॉसिबिलिटीज रहती है, या तो ये दो हमारे पास जो दो इलेक्ट्रॉन्स है ऐसे भी हो सकते हैं, और अगर ऐसे हो सकते हैं तो उस टाइम पे अगर मान लीजिए इसका +1 और इसका +1 जो है, ठीक है, तो टोटल स्पिन 1 के बराबर होगा। और अगर आप स्पिन मल्टीपलिसिटी को देखोगे दैट्स 2s + 1, वो 3 के बराबर होगी। यानी यहां पे अगर दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है, अगर दोनों अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है यानी +1/2 +1/2, उसके बाद आपको स्पिन जो है टोटल मल्टीपलिसिटी जो सिस्टम की है वो 3 निकलेगी, तो इसको हम बोलते हैं ट्रिपलेट कार्बीन। लेकिन अगर आपके पास हमारे पास +1/2 अगर एक लेते हैं और दूसरा -1/2 तो आपको 0 आएगा, ठीक है। तो यूजिंग 2s + 1 फॉर्मूला जो कि स्पिन मल्टीपलिसिटी जो है, तो हम यहां पे इसको यहां पे तो आपको 1 आंसर आएगा। यानी इसका जो है इसका मतलब यह है कि स्पिन मल्टीपलिसिटी जो यहां पे है वो कम है, और वहां पे स्पिन मल्टीपलिसिटी जो है यहां पे दोनों जो इलेक्ट्रॉन्स है वो पेयर्ड है, वहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो अनपेयर्ड है। अब यहां पे एक हर्ट्ज रूल अगर आप यूज करोगे तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है ये एक ही ऑर्बिटल में हो सकते हैं, लेकिन ये दो इलेक्ट्रॉन्स जो है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और जितने भी आपके पास जो रूल्स है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उससे हमें ये पता चलता है कि दे शुड बी प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट ऑर्बिटल, एंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंट ऑन टू डिफरेंट p ऑर्बिटल्स दिस विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड, दिस विल बी sp हाइब्रिडाइज्ड।
लेकिन होता यह है कि अगर आप डाइक्लोरोकार्बीन लेते हो तो डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये मेनली एग्जिस्ट करता है सिंगलेट। उसका रीजन जो है मैं आपको ऐसे बताऊंगा कि अगर मान लीजिए हमारे पास यहां पे ऑर्बिटल है और हमारे पास यहां पे Cl है और हमारे पास Cl है, और अगर हम इसको हाइब्रिड ऑर्बिटल में रखते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल कार्बन के पास 4 ऑर्बिटल्स होते हैं और उसके बाद एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल रहेगा, और उस अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने की वजह से क्या होता है कि यहां पे जो हैलोजेंस का जो बैक डोनेशन वाला फिनोमेना है वो होता है। बैक डोनेशन फिनोमेना होने की वजह से ये स्टेबलाइज करता है, और स्टेबलाइज करने की वजह से इसका जो लाइफ टाइम है वो इंक्रीज होता है। तो इसका मतलब यह है कि डाइक्लोरोकार्बीन जो है ये इट मेनली एग्जिस्ट्स एज सिंगलेट। सिंगलेट का मतलब है कि इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो पियर्ड है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, हमारे पास कार्बीन्स जो होते हैं ये इलेक्ट्रॉन डेफिसिट स्पीशीज होते हैं, ठीक है। इनमें 6 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, ये इन पे कोई चार्ज नहीं होता है, लेकिन ये sp या sp2 हाइब्रिडाइज्ड हो सकता है, होते हैं, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द बॉन्ड एंगल एंड ऑल दैट यू कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन। और उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप कार्बीन्स को देखोगे, यानी मिथिलीन कार्बीन हमारे पास है या डाइक्लोरोकार्बीन है, तो हमारे पास 2 तरह के कार्बीन्स हो सकते हैं। अगर दोनों जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इनके पास रहते हैं, अगर वो दोनों अनपेयर्ड होंगे तो उस टाइम पे दिस इज कॉल्ड एज ट्रिपलेट कार्बीन। अगर दोनों पेयर्ड है तो उस टाइम पे इट्स कॉल्ड एज द सिंगलेट कार्बीन। लेकिन अगर यहां पे हैलोजेंस होंगे तो प्रेफरेंस गोज फॉर द सिंगलेट। उसका वजह यह है क्योंकि उस टाइम पे ये लोन पेयर एक ही ऑर्बिटल में होती है और जनरली वो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होती है, लेकिन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होने की वजह से इस बॉन्ड एंगल पे असर पड़ेगा, यानी ये कंप्लीटली आइडियल 102 नहीं 120 नहीं होगा, उससे कम हो सकता है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड कंट्रैक्शन एंड ऑल दैट। लेकिन यहां पे एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल होने की वजह से यहां से बैक डोनेशन होता है, बैक डोनेशन होने की वजह से ये स्टेबलाइज करता है। तो जनरली ये देखा गया कि अगर हैलोजन वाले कार्बीन्स होते हैं वो ज्यादातर एग्जिस्ट अपने आप को सिंगलेट में करते हैं, क्योंकि उनको बेनिफिट मिलता है ये चीज की उनका लाइफ टाइम ज्यादा हो सकता है बिकॉज ऑफ द फिनोमेना ऑफ बैक बॉन्डिंग। और बैक बॉन्डिंग सबसे अच्छी जो है वो फ्लोरीन करता है, उसके बाद क्लोरीन, उसके बाद ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन। अब हमारे पास ये जो सिंगलेट कार्बीन है जिसके एक वैकेंट ऑर्बिटल हमारे पास है, ये एक्ट करेगा एक इलेक्ट्रोफाइल और ये अटैक करेगा एट द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस इन केस ऑफ द फिनॉल एंड इट्स डेरिवेटिव्स। सो दिस विल बी अटैकिंग on the phenol at its ortho and para positions. So simply we say whenever the chloroform is treated with NaOH in presence NaOH, उस टाइम पे एक intermediate बनता है which is called as the singlet carbene, more appropriately if you are asked singlet carbene. सिंगलेट कार्बीन इसलिए होता है क्योंकि हैलोजेंस के केस में बैक डोनेशन होती है एंड दैट सिंगलेट कार्बीन एक्चुअली एक्टिंग एज एन इलेक्ट्रोफाइल अटैक्स ऑन द ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस एंड देयरबाय causing what we say as an electrophilic substitution.